हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे राजा कनिष्क के शासन के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे थोड़ा सा साकेत मतलब अयोध्या के बारे में, और कुंभ मेला की शुरुआत कहाँ से हुई यह भी इस वीडियो में जानेंगे। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में, पाल वंश के बारे में, और राजा जयचंद गद्दार नहीं बौद्ध शासक था यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और लिखते हैं कि कनिष्क ने भारत को जीता, मगर भारत की संस्कृति ने कनिष्क को जीता और वे बौद्ध हो गए। भारतीय इतिहास में कनिष्क की ख्याति रण विजय के कारण नहीं बल्कि धर्मानुगामी होने के कारण है। श्री धर्म पिटक निदान सूत्र के चीनी अनुवाद से पता चलता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र मतलब वर्तमान का पटना पर आक्रमण कर जीत लिया, मगर वह सोना चांदी नहीं बल्कि बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष और बुद्ध का भिक्षा पात्र पाकर ही संतुष्ट हो गया। कनिष्क ने न सिर्फ भारत में बल्कि मध्य एशिया में भी अनेक विहार, स्तूप एवं मूर्तियों का निर्माण कराया। मथुरा तो कनिष्क कालीन बौद्ध अवशेषों से पटा हुआ है। उसी मथुरा में कनिष्क के अवशेष जमीन के नीचे मिले हैं और कृष्ण के अवशेष जमीन के ऊपर मिले हैं। मथुरा और ब्रजमंडल को बुद्ध के साथ कभी ठीक से जोड़ा नहीं गया। ब्रजमंडल में जितनी बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती हैं अन्य किसी की नहीं मिलती हैं। लगभग 5000 बुद्ध की प्रतिमाएं ब्रजमंडल से मिल चुकी हैं। हजारों प्रतिमाएं अभी जमीन के नीचे हैं। इतने बौद्धिस्ट प्रावशेषों को देखने से ऐसा लगता है कि कभी कभी ब्रजमंडल के कण कण में बुद्ध थे। बुद्ध का पर्याय ब्रजमंडल है और बुद्ध ब्रजमंडल के पर्याय हैं। 5000 प्रतिमाएं तो पूरे भारत से भी किसी लोक नायक की नहीं मिली। इतनी तो अकेले बुद्ध की सिर्फ ब्रजमंडल से मिल गईं। इससे भारत में बुद्ध की लोकप्रियता का अंदाजा हम कर सकते हैं। कनिष्क के काल में ही बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति हुई। बौद्ध त्रिपटों के प्रमाण पाठ तैयार हुए। अफगानिस्तान के रावाटक नामक जगह से 1993 में बट्रेलियन भाषा और यूनानी लिपि में लिखा कनिष्क का 23 पंक्तियों का शिलालेख मिला है, जो कि आप चित्र संख्या 29 में देख सकते हैं। शिलालेख में कनिष्क के परदादा, दादा और पिता का नाम लिखा है। खुद कनिष्क का भी नाम लिखा है। इससे भारत के जिन 6 नगरों का नाम मिलता है उनमें से साकेत भी है, जो कि वर्तमान अयोध्या है। कनिष्क के जमाने में साकेत बड़े रुतबे का शहर था। शिलालेख में साकेत का नाम जगेदा लिखा है। बट्रेलियन भाषा में एस को बदलकर जेड हो जाता है। कनिष्क शिलालेख में जो जगेदा है वही टोलेमी के भूगोल में सगेदा है, और टोलेमी के भूगोल में सागेदा है, वहीं पाली साहित्य में साकेत है। कनिष्क तो शक था ही नहीं, इसलिए वह शक संबत क्यों चलाएगा। कनिष्क तो कुषाण था। कनिष्क दरअसल शाक्य मुनि बुद्ध का अनुयायी था, इसलिए संभावना है कि वह शाक्य संबत चलाया होगा। कनिष्क का प्रभाव इतना था कि ऋग्वेद तक प्रभावित हुआ। एच ब्रूनहाफर के आधार पर इतिहासकार जी हु सिंह ने बताया है कि ऋग्वेद में उल्लिखित राजा कनित पृथुसर्वस वास्तव में राजा कनिष्क ही हैं। नागों की राजधानी पद्मावती के दक्षिण पूर्व में मगों का राज्य था। पुराणों में इन्हें मेघ वंश कहा गया है। पहले इस वंश का शासन बघेल खंड में था, फिर
कौशाम्बी तक विस्तृत हुआ और चरम उत्कर्ष के दौरान इस वंश ने फतेहपुर तक फतह कर लिया था। इस वंश ने ईसा की दूसरी और तीसरी सदी में अपना दबदबा बनाए रखा। मग वंश के सिक्के तथा अभिलेख हमें बंधोगढ़ और कौशाम्बी से लेकर फतेहपुर तक मिलते हैं। मग वंश की प्रारंभिक राजधानी बंधोगढ़ में थी। भद्रमग ने कौशाम्बी तक और वैश्रवण मग ने फतेहपुर तक मग साम्राज्य का विस्तार किए थे। मग वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पताका फहराए और अपने सिक्कों पर बौद्ध प्रतीकों की छाप अंकित कराए। मग वंश का है तथा 9 मग के सिक्के इन राजाओं के नाम लिखे हुए हैं। सिक्कों की लिपि उत्तर कुषाण ब्राह्मी लिपि है तथा भाषा पिजिन संस्कृत है, जिसमें प्राकृत भाषा के ऊपर संस्कृत के संकोच का लेयर चढ़ा है। बौद्ध धर्म के संरक्षण के रूप में हर्ष की तुलना विद्वानों ने सम्राट अशोक और कनिष्क से की है। चीनी यात्री हेनसांग हर्ष के काल में ही भारत आए थे। हेनसांग ने साफ लिखा है कि हर्ष बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। विश्व इतिहास की झलक में जवाहरलाल नेहरू ने प्राचीन भारत के इतिहास के स्वतंत्र शीर्षक लिखने के लिए सिर्फ 3 राजाओं को चुना है। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे सम्राट अशोक और तीसरे हर्षवर्धन, और जो चुना वह भी गैर वैदिक थे। आश्चर्य की उनमें से 2 मौर्य वंश के थे और उससे आश्चर्य है कि तीनों बौद्ध राजा थे। प्रयाग में 2 नदियों के संगम पर जहां आज कुंभ का मेला आयोजन होता है, वह 7वीं सदी में बौद्धों की महादान भूमि हुआ करती थी। प्रयाग में बौद्धों की महादान भूमि का वर्णन हेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। तब प्रयाग का संगम दसली के घेरे में विस्तृत था, दूर दूर तक फैला हुआ था। भूमि ऊंची और सुहावनी थी। प्रयाग की इस महादान भूमि पर दान किए जाने का शुभारंभ बुद्ध देव की मूर्ति के अलंकरण से होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कुंभ मेले की शुरुआत कहाँ से हुई। हर्षवर्धन ने अनेक श्रमणों को यहाँ दान दिए थे। इसी प्रयाग के रेतीली तट से हेनसांग ने भारत के महाप्रतापी बौद्ध राजा हर्षवर्धन से विदा ली थी। पंजाब को छोड़कर उत्तरी भारत के बड़े हिस्से पर शासन करने वाले हर्षवर्धन भारत के अंतिम बड़े हिंदू शासक नहीं बल्कि अंतिम बड़े बौद्ध सम्राट थे। हर्षवर्धन के बाद पाल नरेशों ने बौद्ध धर्म की पताका पूर्वी भारत में फहराए रखी। धर्मपाल, जिनका शासनकाल 770 से 810 ईसा के बाद, एक उत्साही बौद्ध राजा थे। उन्होंने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध बौद्ध विहारों की स्थापना की। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र उनकी राज्यसभा में रहते थे। राजा धर्मपाल के उत्तराधिकारी देवपाल, जो कि 810 से 850 ईस्वी हुए, पिता की भांति देवपाल भी बौद्ध मतानुयायी थे। 40 वर्षों का शासन था। ओदंतपुरी का प्रसिद्ध मठ निर्माण करने का श्रेय इन्हीं को है। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बलदेव पुत्र के अनुरोध पर देवपाल ने उन्हें नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। बौद्ध विहार के निर्माण में राजा देवपाल का योगदान अप्रियतम है। नालंदा और उनके समीपवर्ती क्षेत्रों से उनके समय के अनेक लेख प्राप्त होते हैं, जिससे साबित होता है कि देवपाल नैतिष्ठक बौद्ध थे। अनेक बौद्ध राजाओं का ब्राह्मणीकरण भी हुआ है। उनमें से एक नाम जयचंद का है। जयचंद्र
गढ़वाल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। महाराजा जयचंद गद्दार नहीं, परम देशभक्त बौद्ध राजा थे। नाम पुस्तक पढ़ी। इसके लेखक शांति स्वरूप बौद्ध जी हैं। छापा है सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली में। आप यह किताब पढ़ सकते हैं। पुस्तक में दर्जनों इतिहासकार और अभिलेखों से साक्ष्य से बताया गया है कि संयोगता हरण की बात झूठी है और चंद्रवार दायिका भट्ट भड़ंत है। जयचंद की संयोगता नाम की कोई पुत्री नहीं थी। जयचंद एक बौद्ध राजा थे। बौद्ध होने की वजह से ही उन्हें गद्दार कहा गया। महाराजा जयचंद के दीक्षा गुरु भिक्खु जगमित्रानंद थे। उनकी दादी महारानी कुमार देवी और बसंत देवी महायान बौद्ध धर्म की समर्पित अनुगामिनी थी। खुद गोविंद चंद ने श्रावस्ती, सारनाथ, कन्नौज, नालंदा, कुशीनगर और बौद्ध गया के विहारों को पर्याप्त धन, ग्राम आदि उपहार स्वरूप दान में दिए थे और अनेक बौद्ध विहारों का जीर्णोद्धार कराया था। राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर मोतीचंद ने भी जयचंद को बौद्ध राजा होने की बात कही है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास किया होगा राजा कनिष्क के बारे में, साकेत के बारे में जो कि कनिष्क की नगरी थी। कुंभ मेले की शुरुआत कैसे हुई यह भी हमने जानने का प्रयास किया, जो कि राजा हर्षवर्धन और हैनसांग ने यहीं विदा ली थी। साथ ही साथ जयचंद के बारे में भी हमने थोड़ा सा जानने का प्रयास किया। थोड़ा सा हमने पाल वंश के बारे में भी जानने का प्रयास किया। तो भविष्य में अगर आप चाहो तो मैं इसका एक फुल डिटेल वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, यदि आप कमेंट करेंगे तो आपको यह टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।